नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में। रिसेंटली आपने सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को, जिसको F-47 बोला जा रहा है, उसको फाइनली यहाँ पर अप्रूव कर दिया। अमेरिका की एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली जाइंट कंपनी, जिसको हम बोइंग के नाम से जानते हैं, वो इस एयरक्राफ्ट को बनाने वाली है और ये अमेरिका का पहला 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है। दरअसल ये जो प्रोग्राम 6th जनरेशन का अमेरिका ने शुरू किया था, इसको सन 2020 में शुरू किया गया था और सन 2020 से लेकर के अब तक अमेरिका इसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका है, काफ़ी आवर्स की यहाँ पर फ्लाइट हो चुकी है और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो टेक्नोलॉजी है उस पर अमेरिका ने इन पिछले 5-7 सालों में काफ़ी काम किया है। हालांकि कुछ प्राइस को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से और कुछ यूएस इलेक्शंस की वजह से इस फैसले को 1 साल डिले से लिया गया, यानी कि 2024 में ही ये फाइनली प्रोग्राम लॉन्च हो जाना चाहिए था। बट ट्रंप के आने के बाद अब इस फाइनली प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया गया है। ये लगभग $20 बिलियन का एक प्रोग्राम होने वाला है, जिसके तहत अमेरिका अपना 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने वाला है। चाइना ने जब इस साल के एंड में अपने 2 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एक हफ्ते के अंदर ही लॉन्च कर दिया। इस वजह से भी अमेरिका के ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और इस रेस में कहीं ना कहीं अमेरिका पिछड़ भी रहा था। तो इस वजह से भी अमेरिका ने अब इस एयरक्राफ्ट को फाइनली अप्रूव किया है और आने वाले दिनों में जब ये एयरक्राफ्ट बनकर के तैयार होगा तो ये दुनिया का बेस्ट 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है। और इसी बीच में जो जितने भी दुनिया में 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे वो कंट्रीज इंडिविजुअल लेवल पर चला रही हों या फिर कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज चला रही हों, उनके बीच में चर्चाओं का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। और यहाँ पर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को पाने की जो रेस है वो एक तरह से यहाँ से दोबारा से रीइनिशिएट होती हुई नजर आ रही है। भारत के भी कुछ इस तरफ प्लान है। हालांकि भारत 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को तो अभी नहीं बना रहा है, बट भारत ने भी इसको लेकर के काफ़ी सारे अपने बयान दिए हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से कितना अलग है, ऐसा इसमें क्या है कि हम इसको 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में जो इस समय 6th जनरेशन प्रोग्राम्स चालू हैं उन सब के बारे में बात करेंगे और भारत और पाकिस्तान अपने लेवल पर इस एयरक्राफ्ट को, यानी कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को पाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको भी हम आज अपने इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस 6th जनरेशन के बारे में कि ये एयरक्राफ्ट की ये 6ठी पीढ़ी एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, जिस तरह मोबाइल के अंदर हमने जनरेशन्स देखी हैं, पहले 2G फोन्स होते थे, फिर 3G आए, फिर 4G आए और अब 5G फोन आ रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर एयरक्राफ्ट की भी जनरेशन्स हैं। उनकी टेक्नोलॉजी पिछले 100 सालों में काफ़ी ज़्यादा बदली है। फर्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट थे ही नहीं, जहाँ पर वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत लिमिटेड यूज़ हुआ था फाइटर्स का। उसके बाद जो 2nd जनरेशन एयरक्राफ्ट आए, जिसमें मस्टैंग जैसे और स्पिटफायर जैसे एयरक्राफ्ट जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, वो एयरक्राफ्ट थे, जिनमें ज़्यादातर एयरक्राफ्ट जेट एयरक्राफ्ट नहीं थे और वो सब सबसोनिक एयरक्राफ्ट हुआ करते थे। उसके बाद 1950-60 के दशक में जो 3rd जनरेशन है एयरक्राफ्ट की वो आई, जहां पर MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट, F-114 जैसे एयरक्राफ्ट, ये सारे एयरक्राफ्ट आए, जिसमें MiG-23 भी था, MiG-27 भी था। ये सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो 3rd जनरेशन कैटेगरी के थे। इसके बाद आई 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट की सीरीज, जहां पर हमने यूरोफाइटर टाइफून, F-18 हॉर्नेट, F-16, F-15, MiG-29, MiG-31, इस तरह के बहुत सारे एयरक्राफ्ट देखे। इवन आज के दिन में भी बहुत सारी जो एयरफोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग इंडियन एयरफोर्स भी, वो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बना रही हैं। जैसे कि हमारा LCA भी एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट ही है। 2000 के दशक में अमेरिका ने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे भी काम करना शुरू किया और F-22 दुनिया का पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनकर के तैयार हुआ। तो उसके बाद से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी आने शुरू हो गए, जहां पर F-22, F-35, फिर चाइना ने अपना J-20 अनवील किया। तो इस तरह से दुनिया में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बनना शुरू हो गए और आज के दिन में बहुत सारे दुनिया के देश हैं जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बना रहे हैं। अब इस हर एक टेक्नोलॉजी गैप में, यानी कि इस हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पेशल चीज थी। जैसे कि जो 2nd जनरेशन एयरक्राफ्ट थे, उनमें ज्यादातर एयरक्राफ्ट जो हैं वो सबसोनिक थे। हालांकि जेट इंजन वहां पर इंट्रोड्यूस हो चुका था, पर कोई भी एयरक्राफ्ट आवाज की स्पीड से ज्यादा तेज फ्लाई नहीं कर सकता था। इसके बाद जो 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्ट आए, उनमें सभी एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकते थे। एयरक्राफ्ट आवाज की स्पीड से ज्यादा फ्लाई कर सकते थे। उनके अंदर एयर टू एयर मिसाइल जैसे ऑप्शन थे,
उनके रेडार्स सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा इंप्रूव्ड थे। फिर जो फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट आए वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स और उनका जो डायमेंशन था, मल्टी डायमेंशनल वॉर को वो लड़ सकते थे, कई तरह के मिशन को कंक्लूड कर सकते थे, वो सुपरसोनिक स्पीड, इवन सुपर क्रूज स्पीड को भी वो अटेंड कर सकते थे। तो इस तरह से जो फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा वाइड कैटेगरी के थे। इसके बाद आए फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, जहां पर स्टेल्थ के ऊपर फोकस किया गया। और अब जो यहां पर टेक्नोलॉजी आ रही है, यानी कि जो सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी है वो इन सब से बहुत अलग है। क्योंकि आप देखिए दुनिया में जितने भी अभी तक सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट बने हैं वो कहीं ना कहीं एरोडायनेमिक जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत अलग हैं आज के एयरक्राफ्ट से। वो बिल्कुल जो एक टेल्ड विंग डिजाइंस हैं उनके ऊपर बेस्ड हैं, काफी सारे ब्लेंडेड विंग डिजाइन के ऊपर भी बेस्ड हैं, तो उनके डिजाइन भी बिल्कुल अलग है। तो उनके अंदर जो क्वालिटीज होने वाली हैं, हालांकि कोई एक फिक्स क्वालिटी या फिर कोई यहां पर क्राइटेरिया तो डिसाइड नहीं किया गया कि ये एयरक्राफ्ट सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, बट जो एक्सपर्ट्स बताते हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट आज के दिन में जो एयरक्राफ्ट हम यूज कर रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा अलग होने वाले हैं। और उनकी कुछ मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें सबसे पहले आती है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन मशीनिंग। तो ज्यादातर जो सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट यहां पर बनने वाले हैं उन सब के अंदर एआई को ब्लेंड किया जाएगा। हालांकि बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो कि फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है उनके अंदर ऑलरेडी एआई को ब्लेंड किया जा चुका है, बट आने वाले दिनों में एआई पूरी तरह एयरक्राफ्ट के सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होगा। पायलट का जो रोल है वो यहां पर बहुत ज्यादा घटने वाला है और पायलट को डिसीजन मेकिंग में यहां पर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एआई। अब पायलट को यहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जो उसके पास इंफॉर्मेशन आ रही है उन सभी इंफॉर्मेशंस को लेकर के वो किस तरह यहां पर डिसाइड करेगा। उसके पास सिर्फ यहां पर ऑप्शंस होंगे कि किस एयरक्राफ्ट को उसको पहले डिस्ट्रॉय करना है, कौन सा टारगेट प्रायोरिटी वाइज टॉप नंबर पर आता है। उसको अलर्ट्स में भी यहां पर पूरी तरह जो उसका अलर्टिंग सिस्टम है वो सारे के सारे एआई ही मैनेज करेगा। तो कुल मिलाकर के जो ह्यूमन का जो दिमाग था वो आज के दिन में एआई यहां पर पूरी तरह जो है उसका रोल यहां पर निभाने वाला है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो एयरक्राफ्ट है वो ह्यूमन को उड़ाने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से जो सिक्स जनरेशन की जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाली हैं वो है यहां पर ऑप्शनल मैंडेड एंड अनमैंडेड एयरक्राफ्ट, यानी कि जो सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे आने वाले दिनों में वो ऑप्शनल होंगे, यानी कि वो इंसान भी उड़ा सकता है और वो इंसान के बिना भी फ्लाई कर सकते हैं। और ये एक चीज है जो कि ह्यूमन का जो फ्लाइंग करियर था, क्योंकि बहुत सारे पायलट्स का यहां पर दिल टूटा होगा जब उन्होंने ये चीज को अपने सामने होते हुए देखा, क्योंकि जो पायलट की जो फ्लाइंग स्किल्स होती हैं और जो पायलट का थ्रिल होता है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में यहां पर गायब होने वाला है। तो इस तरह से जो सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे वो बहुत हद तक ऑप्शनल मैंडेड होंगे। तो एयरक्राफ्ट के अंदर बैठा हुआ इंसान इन फ्यूचर एक तरह से सिर्फ डिसीजन मेकर होगा, वो वहां पर डिसाइड करने के लिए होगा, उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे। और एयरक्राफ्ट बहुत हद तक यहां पर डिफरेंट भी होने वाला है, क्योंकि आज के जो एयरक्राफ्ट आप देखते हैं जहां पर पैनल होता है और उसके अंदर कई सौ बटन होते हैं, काफी सारे लिवर्स होते हैं, मीटर्स होते हैं जिनको आप कॉकपिट के अंदर नॉर्मली देखते हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसा जो सीन है वो बिल्कुल बदलने वाला है। जो पायलट का हेलमेट है उसके अंदर ही, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के अंदर ही उसके पूरे डिस्प्ले पर उसके पूरे एयरक्राफ्ट के चारों तरफ का जो सीन है वो वहां पर शो हो जाएगा। उसके पास उस हेलमेट के अंदर ही पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी, उसको अपने पैनल पर देखने की भी जरूरत नहीं होगी। तो यहां पर पैनल की जगह एक स्क्रीन होगी जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से पायलट अपने एयरक्राफ्ट के चारों तरफ देख पाएगा और पायलट का जो यहां पर सिचुएशनल अवेयरनेस है वो अनपैरेलल्ड होगा। तो पायलट का जो सिचुएशनल अवेयरनेस सिक्स जनरेशन में होने वाला है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा। वो एक किसी तरह एक साइंस फिक्शन जिस तरह होती है ना उस तरह से यहां पर होने वाला है। इसके बाद आते हैं एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पे और वो है डेटा फ्यूजन। सो दोस्तों यहाँ पर डेटा फ्यूजन का मतलब है कि एयरक्राफ्ट के ऊपर जितने भी सेंसर्स हैं, जिसमें उसका रेडार हुआ, उसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स हुए, उसके अंदर इंफ्रारेड सिस्टम्स हुए, तो जितने भी उसके सिग्नल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट है उन सबसे आने वाली इंफॉर्मेशन को लगातार एयरक्राफ्ट के अंदर इन्फ्यूज किया जाएगा और यही एक डेटा इन्फ्यूजन का पार्ट होता है। तो डेटा को, जितना भी डेटा आता है वो एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी जो है डिलीवर किया जाएगा और एयरक्राफ्ट के अंदर जो एआई सिस्टम है वो उस
डेटा को यूज करके पायलट को बेटर डिसीजन लेने में यहाँ पर मदद करने वाला है। इसी तरह यहाँ पर मल्टी डायमेंशन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा, यानी कि यहाँ पर एक क्लाउड नेटवर्किंग होगी पूरे एयर स्पेस की। तो एयरक्राफ्ट अब सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं होगा, बल्कि एक कह सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम्स ऑफ सिस्टम। तो पूरी जो एयरफोर्स होगी वो पूरी तरह यहाँ पर एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनने जा रही है, जहां पर हर एक एयरक्राफ्ट अपने इंडिविजुअल लेवल पर वर्क ना करके यहां पर पार्ट ऑफ द सिस्टम वर्क करेगा। जैसे कि एनिमी की अगर वहां से कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई किया तो एयरबेस से अगर फ्लाई करेगा पाकिस्तान के मान लीजिए, तो यहां पर भारत के अंदर पहले एवॉक को वो इंफॉर्मेशन जाएगी और जो ग्राउंड रेडार्स हैं वो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। एवॉक्स जो एयर के अंदर है वो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। वो जितने भी एयरक्राफ्ट उस समय पूरी इंडिया के एयर स्पेस में है उन सभी को ये इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे। तो ग्राउंड रेडार्स, एयर के अंदर रेडार्स, एवॉक्स या अदर कोई सेंसर्स हैं, इवन जो सैटेलाइट भी है वो भी सारे के सारे डेटास को इकट्ठा करके एक तरह से जो सेंट्रलाइज जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर भेज देगी। और ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फिर फर्दर एयर डोमिनेंस को या एनहांस करने के लिए हर एक एयरक्राफ्ट को यहां पर यूज करने वाला है। तो आप मान सकते हैं यहां पर जो एयरक्राफ्ट आने वाले दिनों में होगा वो एक तरह की कंप्यूटर लैब होगा, ना कि एक फ्लाइंग मशीन। तो वहां पर उस कंप्यूटर लैब के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। वो आपको जिस तरह एआई में आज के दिन में होता है कि आप सवाल पूछते हैं वो आपको जवाब देता है, तो आने वाले दिनों में एआई एयरक्राफ्ट के अंदर भी यही करने वाला है। तो एआई को आप प्री डिफाइंड अपने टारगेट्स बताओगे, एआई को आप थ्रेट्स बताओगे, एआई आपके थ्रेट को डिटेक्शन करेगा, आपको उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी उन सबको एनालाइज करेगा। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपको जो है वो डिसीजन लेने में हेल्प करने वाला है। डिसीजन फाइनली आपका ही होगा, बट एआई आपका जो बहुत सारा ब्रेन वर्क है वो बहुत हद तक यहां पर जो है रिड्यूस करने वाला है। इसके अलावा यहां पर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स आने वाले हैं, जो कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी का एक बड़ा पार्ट है। भारत भी इस पर काम कर रहा है, दुनिया भर के देशों में काम हो रहा है। लेजर पर बेस्ड वेपन्स हुए या फिर डायरेक्ट एनर्जी के डिफरेंट फोटोन पर बेस्ड वेपन्स हुए वो यहां पर डेवलप हो रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स यहां पर इन एयरक्राफ्ट के साथ अटैच की जाएगी। स्वार्म ड्रोन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि यहां पर एयरक्राफ्ट सिर्फ आप एक सिंगल एयरक्राफ्ट नहीं होगा, उसके साथ बहुत तरह के ड्रोन फ्लाई करेंगे। यहां पर स्वार्म ड्रोन्स फ्लाई करेंगे, यहां पर लॉयल विंगमैन ड्रोन्स जो है वो यहां पर फ्लाई करेंगे। तो एयरक्राफ्ट सिर्फ एक तरह का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनकर के रह जाएगा, क्योंकि उसके पास इतने सारे ड्रोन्स होंगे। तो अगर किसी एरिया को उसको हिट करना होगा तो सिर्फ वो अपने ड्रोन्स को सिर्फ डायरेक्शन देगा, चाहे वो कामिकाजे ड्रोन्स हो या फिर वो रिकॉन्सेंस मिशन पर भेजने वाले ड्रोन्स हो, तो चाहे इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो या फिर किसी मिशन को अंजाम देना हो, ये सारे काम आने वाले दिनों में ड्रोन करने वाले हैं। और यहां पर स्वार्म और लॉयल विंगमैन ड्रोन दोनों ही यहां पर 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी का एक अभिन्न अंग है। तो इस तरह से ये सारे बड़े टेक्नोलॉजिकल लीप्स जो हैं वो यहां पर 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। एयरक्राफ्ट इज नो मोर एयरक्राफ्ट, वहां पर पायलट का जो रोल है वो बहुत मिनिमाइज होने वाला है। ये पूरा जो सिस्टम है वो एआई ड्रिवन है, वो कंप्यूटर बेस्ड है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो गया वो आने वाले दिनों में एक बिल्कुल ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी होने वाला है। वो पूरे जो एयर बैटल है उसको पूरी तरह यहां पर बदलने वाला है। और इसी वजह से आने वाले दिनों में हम इस तरह के एयरक्राफ्ट देखेंगे जो कि हमने शायद कहीं ना कहीं मूवीज में ही देखे होंगे। अब हम आते हैं उन देशों के ऊपर जो कि इस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपने यहां पर डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर चाइना की। दोस्तों यहाँ पर चाइना 3 डिफरेंट 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है। जी आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जिसमें एक एयरक्राफ्ट उसका बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जिसको हम H-20 के नाम से जानते हैं। तो H-20 जो कि अमेरिका के एक स्टेल्थ बॉम्बर जो कि अमेरिका भी बना रहा है, जो कि B-21 है, जो कि अमेरिका के B-2 का एक एडवांस वेरिएंट माना जा रहा है। तो उसी तर्ज पर यहाँ पर चाइना भी एक स्टेल्थ बॉम्बर पर काम कर रहा है। हालांकि वो प्रोजेक्ट अभी बहुत हद तक कंप्लीट नहीं हुआ है और उसकी मेडन फ्लाइट कंडक्ट करने में भी चाइना को अगले 5 से 6 साल लग सकते हैं। तो जो 2 एयरक्राफ्ट अभी तक चाइना ने अनवील किए हैं, जिनका नाम J-36 और J-50 बताया जा रहा है, हालांकि ऑफिशियली यहां पर कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट बताया जा रहा है कि इन दोनों एयरक्राफ्ट को जो डेजिग्नेशन दी जा सकती है वो J-36 और J-50 की होगी। तो अगर बात करें J-36 की, तो ये एक लार्ज डबल डेल्टा विंग्ड एक डिजाइन पर बेस्ड एयरक्राफ्ट है जो कि बॉम्बर जैसा नजर आता है। इसका साइज काफी
काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर 3 इंजन है और ये इसको बहुत यूनिक बनाता है, क्योंकि आज से पहले आपने शायद ही कोई ऐसा जेट एयरक्राफ्ट देखा होगा जिसके अंदर 3 इंजन है। तो ये एक बड़ा और पावरफुल एयरक्राफ्ट नजर आता है। ये एक टेललेस डिजाइन पर बेस्ड है, तो यहां पर टेल नहीं है। तो बहुत हद तक ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो फीचर्स हैं वो अपने अंदर जो है ब्लेंड करे हुए हैं। देखने से ऐसा लगता है कि ये एयरक्राफ्ट एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो सकता है। हालांकि इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बहुत हद तक अभी चाइना की तरफ से नहीं बताया गया है। इसके अलावा जो दूसरा एयरक्राफ्ट यहां पर बन रहा है जिसको J50 के नाम से जाना जा रहा है, जिसको शेंगयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन बना रही है, ये एक स्विफ्ट मॉडिफाइड लैम्डा विंग डिजाइन पर बेस्ड है। और जिस तरह से F-22 है यूएस का, कुछ कुछ उसी तरह के डिजाइन पर ये एयरक्राफ्ट बेस्ड है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है और चाइना इस एयरक्राफ्ट के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में 3 बार ये एयरक्राफ्ट नजर आ चुके हैं। तो चाइना का जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज है वो अभी यहां पर जारी है। इनकी आने वाले दिनों में कैपेबिलिटीज पता चल जाएंगी। इसके बाद अब हम आते हैं अमेरिका पर। तो अमेरिका भी यहां पर 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स को लेकर के चल रहा है, जहां पर एक तरफ B-21 जो उसका बॉम्बर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो यहां पर डेवलप हो रहा है और उसकी मिड फ्लाइट कंडक्ट की जाने वाली है, वो बहुत हद तक तैयार भी है। इसके अलावा यहां पर जो अभी प्रोग्राम अमेरिका ने फाइनलाइज किया है और बोइंग को उसका ठेका दिया है, तो जिसका नाम हम F-47 बता रहे हैं, ये अमेरिका के पुराने प्रोग्राम यानी कि नगार्ड का ही एक तरह से आउटकम है। तो नगार्ड प्रोग्राम से ही F-47 यहां पर बनेगा और ये जो प्रोग्राम है ये यूएस एयरफोर्स का है। हालांकि यहां पर यूएस नेवी भी इसी तरह का एक प्रोग्राम चलाए हुए है जिसको FA-XX बोला जाता है। तो ये प्रोग्राम के तहत यूएस नेवी के लिए यहां पर एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया जाना है। हालांकि इस प्रोग्राम में बहुत हद तक अभी काम नहीं हुआ है, अभी यहां पर सिर्फ एयरफोर्स के ही प्रोग्राम को फाइनलाइज किया गया है। तो F-47 जब बनकर के आएगा तो उसके अंदर बहुत हद तक जो उसका डिजाइन अनवील किया गया है वो भी एक टेललेस डिजाइन पर ही बेस्ड है और इसके अंदर भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो आने वाले दिनों में ही अनवील किए जाएंगी। अभी तो सिर्फ इतना ही है कि इसका पहला प्रोटोटाइप बन करके आएगा और वो जब फ्लाई करेगा तो उसकी कैपेबिलिटीज को हम फर्दर एनालाइज करेंगे। इसके अलावा रशिया भी यहां पर इसी तरह के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसको मिखॉन PAK-DP बोला जा रहा है और इस प्रोग्राम के तहत रशिया यहां पर एक नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बनाने जा रहा है और ये एक इंटरसेप्टर विमान होगा जो कि आने वाले दिनों में रशिया के इंटरसेप्टर MiG-31 को रिप्लेस करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है वो मिखॉन कंपनी जो कि MiG एयरक्राफ्ट बनाती थी वो यहां पर लीड करने वाली है। इस प्रोग्राम के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स तो रशिया की तरफ से शेयर नहीं की गई, बट इस प्रोग्राम के ऊपर रशिया काम जरूर कर रहा है। इसके अलावा यहां पर कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो कि एक साथ मिलकर के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रही हैं और ये कंट्रीज ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो यूरोप में इस समय ऐसे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें एक प्रोजेक्ट है GCAP और एक है FCAS। तो GCAP जो प्रोजेक्ट है उसमें यूके, जापान और यहां पर इटली, ये 3 मेंबर्स हैं। हालांकि यहां पर रिसेंटली स्वीडन ने भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। तो ये जो प्रोग्राम है जिसको ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के नाम से जाना जा रहा है, ये उसको शॉर्ट में हम GCAP बोलते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत यहां पर एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट यहां पर डेवलप किया जाएगा जो कि आने वाले दिनों में F-35 और यूरोफाइटर टाइफून को यहां पर रिप्लेस करेगा और इस प्रोजेक्ट में काफी सारे और भी देश इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा यहां पर एक और प्रोग्राम है जिसको यहां पर फ्रांस, जर्मनी और स्पेन लीड कर रहा है। तो ये 3 कंट्रीज मिलकर के जिसको हम FCAS बोलते हैं यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, तो ये प्रोग्राम यहां पर ये तीनों कंट्रीज मिलकर के लीड कर रही हैं और बहुत हद तक इन दोनों ही प्रोग्राम में भारत को पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये कुछ प्रोग्राम्स हैं दुनिया भर के देशों में जो कि अभी एट प्रेजेंट चल रहे हैं। अगर यहां पर बात करें भारत की, तो भारत यहां पर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर तो काम नहीं कर रहा है, बट फिर भी भारत अपने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में जो टेक्नोलॉजी यूज होंगी उनके ऊपर यहां पर काम कर रहा है। तो भारत की जो अप्रोच है वो यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट है। भारत यहां पर इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहा है, जैसे कि भारत ने ऑलरेडी यहां पर कैट्स वॉरियर जो हमारा एक जो लॉयल विंगमैन जो हमारा कंसेप्ट है उसके ऊपर काम करने वाला ड्रोन है उसको हमने बनाना शुरू कर दिया। उसकी मिडन फ्लाइट यहां पर कंडक्ट होने वाली है। इसके अलावा भारत यहां पर स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। हमारे यहां पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनके ऊपर यहां पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। इसके अलावा यहां पर जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम बनाने के ऊपर काम हो रहा है। तो भारत वो सारी टेक्नोलॉजी जो कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर यूज होने वाली हैं उन सब टेक्नोलॉजीज को यहां पर डेवलप कर रहा है। और एक बार जब हमारा MCA डेवलप हो जाएगा तो इन सारी टेक्नोलॉजीज को हम उस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते
छोटे हैं और कुछ टेक्नोलॉजीज तो यहाँ पर एमका के अंदर भी जो है एड ऑन की जाएंगी। तो एमका इसीलिए बोला जा रहा है कि वो 5.5 जनरेशन का हो सकता है। तो इस तरह भारत की अप्रोच यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है। वहीं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पास तो इस समय 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अपने इंडिजीनियस लेवल पर बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं है। पाकिस्तान का प्रोजेक्ट अज़म सिर्फ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर ही काम कर रहा है। हालांकि हो सकता है जब वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अपने जो उसके फ्रेंडली नेशन है जिसमें चाइना और तुर्की का नाम आता है उनसे ले और अपने लेवल पर अपने कंट्री के अंदर कुछ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाए, तो उसके बाद हो सकता है वो 6th जनरेशन के ऊपर मूव ऑन करें। बट एट प्रेजेंट जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है वो ही अपने इंडिजिनियस लेवल पे पाकिस्तान ने नहीं बनाई है। तो इस तरह से दुनिया के बहुत सारे देश 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को पाने की होड़ में लगे हुए हैं। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बहुत हद तक एयर बैटल को जो लड़ने का तरीका है वो यहां पर बदल देने वाला है। ये यहां पर टेक्नोलॉजी पूरी तरह चेंज होने वाली है। हमने जो आज तक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट देखे हैं वो यहां पर अपनी आखिरी जनरेशन में है। हमें आने वाली जनरेशन में टॉप गन जैसे जो एयरक्राफ्ट होते थे जहां पर पायलट एयरक्राफ्ट को चलाता था, डॉग फाइट्स हुआ करती थी, वो सब यहां पर हम मिस करने वाले हैं। क्योंकि जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा वो एआई सिस्टम पर बेस्ड होगा, वो डेटा फ्यूजन सिस्टम पर बेस्ड होगा। उसके अंदर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स होंगी, उसके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, उसके अंदर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, वो ड्रोन से पूरी की पूरी वॉर लड़ेगा। तो बहुत हद तक जो वॉर्स हैं वो आज की वॉर्स से बिल्कुल अलग होने वाली हैं। अब आज इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने कमेंट भेजना भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।